नमस्कार, मैं सूरज नेगी आपका स्वागत करता हूं डिटॉक्स में। और दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड बहुत ख़ास है क्योंकि हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिस सीरीज़ का नाम है उत्तराखंड मेरी देवभूमि। खंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि यो मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा म्यार हिमालय। तो इसी सिलसिले में हम आए हैं त्यूणी गांव में, जो कि ब्लॉक ऊखीमठ है और ज़िला रुद्रप्रयाग है। तो दोस्तों, हम आए हैं आज सुभाष रावत जी के गांव में, त्यूणी गांव में। तो सुभाष रावत जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बढ़िया। आप तो बढ़िया, और आज मौसम भी बहुत बढ़िया हो चुका है। मौसम तो यहाँ पे अभी तो मानसून सत्र है, लेकिन मौसम का होता रहता है। मौसम तो बार बार मतलब पहाड़ों का मौसम में इसको कुछ कह नहीं सकते हैं। पर बरसात काफ़ी सुकून पहुंचाता है और काफ़ी मन खुश सा हो जाता है बारिश बिल्कुल देखकर। बिल्कुल। इस बार तो मई जून में इतनी गर्मी बढ़ी है कि हमने आज तक देखा नहीं था। यहाँ पे 34 डिग्री टेम्परेचर रहा, और अब ये बरसात आने से थोड़ा सा राहत मिली है हम लोगों को। तो रावत जी, आज हम आए हैं आपके रिज़ॉर्ट में जिसका नाम है केदारनाथ इको रिज़ॉर्ट। तो क्या बात है रावत जी, बहुत ही प्यारा रिज़ॉर्ट बनाया है आपने। कितने लोग हैं? गांव की थोड़ी जानकारी दीजिए मुझे, त्यूणी गांव के बारे में। ये जो हमारा जो गांव है, यहाँ पे मैं ग्राम प्रधान भी हूँ। अच्छा। और दूसरा, ये गांव में लगभग 160 परिवार निवासरत हैं। और आज की डेट में काफ़ी डेवलप है गांव, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से देखें, पर्यटन की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। इन जो 5-6 वर्षों में बहुत बढ़िया यहाँ पे काम हुआ है। और जैसे कि गांव, और ये जो आपका गांव पड़ता है ये केदार घाटी में पड़ता है, और केदार घाटी में हम जैसे कहते हैं भोले बाबा के घाटी है, और पूरा आशीर्वाद भोले बाबा का घाटी पे रहता है। तो मुझे थोड़ा ये बताइए कि जो केदारनाथ है, एक तो थोड़ा, क्योंकि मान्यता तो सबको पता है, पूरा विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा मुझे केदारनाथ जी के बारे में बताइए। क्योंकि ये हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को बाबा केदार, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, वो हमको यहाँ पे मिले हैं। नहीं तो यहाँ पे पूछता कौन था। लेकिन जो भी आज जो कुछ इस घाटी के अंदर है, पूरा आपने तो विजिट किया होगा जी। तो पूरी घाटी के अंदर इतनी प्रॉपर्टियाँ लोगों को मतलब अपना व्यवसाय करने के लिए, तो इस घाटी के अंदर मतलब केदार बाबा की ही सबसे बड़ी देन है। तो जैसे कि ये जो घाटी है, पूरी केदारनाथ घाटी, यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि टूरिज़्म में डेवलपमेंट हुआ है, तो क्या यहाँ के लोगों का भी रोज़गार और विकास हुआ है उस बिल्कुल टूरिज़्म की वजह से? हुआ है। मतलब ये धार्मिक दृष्टि से यहाँ पे ऐसे तो पर्यटक तो आता नहीं है खाली घूम घाम करने के लिए, लेकिन जो धार्मिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा पर्यटन और तीर्थयात्री जो आता है इस घाटी के अंदर आता है। और जो यहाँ का पूरा भी जो भी मतलब लोगों ने इतना डेवलपमेंट किया है, तो वो सब केदारनाथ की वजह से किया है। जी। क्योंकि केदार बाबा यहाँ पे हैं, तो केदार बाबा की वजह से सब आज की डेट में सब लोग यहाँ पे संपन्न है। ऐसा नहीं है कि बशर्ते लोग यहाँ पे सरकारी सेवाओं में भी हैं, लेकिन जो हायर एजुकेशन के लिए पहले हम ज़मानों में सुनते थे कि भाई हमारे पास पैसा नहीं होता था, हायर एजुकेशन नहीं होती थी, तो आज तो बच्चा यहाँ पे पीजी और ग्रेजुएशन ये सब बड़े बड़े कोर्सेज वगैरह देहरादून, श्रीनगर ऐसे संस्थानों में करते हैं। जी, जब मैं घाटी की साइड आ रहा था तब मैंने देखा कि जैसे कि यहाँ पर ना काफ़ी रिज़ॉर्ट्स बने हुए हैं। तो जो रिज़ॉर्ट्स है, तो क्या इसमें बाहर वालों की भूमिका भी है कि यहीं के लोगों ने ही रिज़ॉर्ट होटल बनाए हैं? निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे यहाँ के लोगों को उतना मतलब वो आइडिया नहीं था, लेकिन ये आइडिया लेकर के तो बाहर के लोग ही आए। अच्छा। और आज स्थिति ये है कि बाहर के लोग यहाँ पे कम हैं, और जो हमारे लोकल स्तर पे जो भी गांव के लोग हैं तो वो ज़्यादा हो गए। अच्छा। यानी स्टार्टिंग तो बाहर वालों ने करी, अभी लोग भी हैं, बाहर वाले भी हैं, लेकिन आज की डेट में लोगों ने खुद के रिजॉर्ट और होटल वगैरह सब बनाए हैं। तो जो बाहर के युवा थे जो नौकरी करने गए थे, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी वापस आए हैं, और कोविड के बाद मुझे लगा काफ़ी रिवर्स पलायन भी हुआ है एक तरीके से। बिल्कुल हुआ है। कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा रिवर्स पलायन हुआ है, लेकिन जो उससे पूर्व में जो 2015-16 के बाद यहाँ पे काफ़ी इस घाटी के अंदर कुछ चुनिंदा होटल और रिजॉर्ट तो सुनते भी नहीं थे, लेकिन होटलों के नाम थे कि कोई होटल था उसमें रहते थे। लेकिन 2015-16 के बाद
जो डेवलपमेंट हुआ है तो उससे यहाँ का पलायन रुका है। आप इस मतलब रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट को अगर देखा जाए तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के उखीमठ ब्लॉक का जो पलायन देखा जाए तो बहुत कम है। मतलब अन्य अन्य जनपदों के अगर उसमें तुलना की जाए तो बहुत कम है। और मुझे थोड़ा ये बताइए रावत जी की जब 2013 में जून में आपदा आई थी तो उस समय मतलब पूरी दुनिया ने देखा था एक विकराल रूप कि जब हम किसी घाटी पर जैसे क्या होता है कि बढ़ते जाते और घाटी उस हिसाब से तैयार नहीं रहती चीज़ों के लिए और जहाँ पर टूरिज़्म बहुत हैवी लेवल पे आता है, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? मेरा जहाँ तक मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि यहाँ पे जो आपदा या जो ग्लेशियर का जो ग्लोबल वार्मिंग का हो रहा है तो मैं शायद मैं अपने मन से, क्योंकि मेरे अंदर से जो एक आवाज़ आती है कि जो केदारनाथ के अंदर आपने बिल्कुल मतलब हिमालयी क्षेत्र में इन हेलीकॉप्टरों का मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि जितनी सुविधाएं बनेंगी तो वो उतना तीर्थाटन और पर्यटन यहाँ पे आएगा जी। लेकिन उसको अमरनाथ की तर्ज पे कि 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर नीचे हेलीकॉप्टरों को उड़ना चाहिए, क्योंकि वो सेंसिटिव जोन है, हाई एल्टीट्यूड का है और वहाँ पे तो आदमी तेज़ आवाज़ में नहीं बोल सकता है जी। लेकिन आज स्थिति ये है कि वहाँ पे बिल्कुल ग्लेशियर के सामने से घूम के हेलीकॉप्टर वहाँ पे जा रहा है तो वो ग्लेशियर को इफेक्टिव कर रहा है, क्योंकि उसकी नॉइज़ बहुत होती है, बहुत मतलब हम ज़्यादा नीचे noise रहते हैं तो होती है नीचे तक और आवाज़ उसका सुनाई जो देती है फ्यूल हमें। का जो उसका जो वो बोलते हैं ना साइलेंसर, हाँ जो फ्यूल का, तो वो इतना हीट देता है कि मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और मैं अपने व्यक्तिगत रूप से और अपने जो अनुभव हैं उससे मैं अपने यहाँ के वैज्ञानिक और जो लोग चिंतित हैं ग्लेशियर कैसे टूट रहे हैं तो उन लोगों तक ये मैसेज जाए कि इस तरह का जो सुझाव मेरा है कि 5 किलोमीटर पहले हो सकता है, वो क्यों नहीं हो सकता है, तो ऐसा कर सकते हैं। राजी मुझे ये बताइए कि जो अभी ये पहल किया आपने जी जो श्री केदारनाथ महाप्रसाद दम, जी ये चौलाई के लड्डू है, हाँ जी, तो ये डिश मतलब केदारनाथ में आप प्रसाद भी पहुंचाते हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल। इसमें ये जो इसमें लिखा हुआ है जी, ये श्री केदारनाथ प्रसाद प्रसादम, हाँ, और उसमें लिखा तो महिला स्वयं सहायता जी समूह। जी ये लिखा हुआ है जी तो ये हम लोग यहाँ पे तो जब 2013 के बाद इस्टेब्लिश करना था, भाई करना क्या है, तो कुछ लोग आए हमारे पास में तो उन लोगों ने हमको सजेस्ट किया कि इस तरह से हो सकता है और इसके सबसे बड़े सूत्रधार अगर मैं मानूंगा जी तो इसके सूत्रधार जिन्होंने कि इसको पूरा प्रशासनिक अधिकारी थे हमारे यहाँ पे, आज देखो केदार बाबा की कृपा से वो पीएमओ में अपर सचिव हैं, मंगेश गिरडियाल यहाँ पे जिला अधिकारी थे जी और उनकी प्रेरणा इस प्रसाद के प्रति। तो शुरू में जब हम लोगों ने ये 2018 में शुरू किया जी तो मेरे को एक कंडवाल जी हैं वो यहाँ पे मिले तो उन्होंने मेरे को पकड़ा तो बोला भाई कि एक काम करते हैं, इस तरह का एक ग्रुप बनाते हैं और इसको बनवाते हैं हम लोग। तो काफ़ी हर जगह से हमको फंडिंग आई और फंडिंग आने के बाद हमने एक वर्कसेट भी तैयार किया है। आज मेरे गांव में लगभग 40-50 महिलाएं इस प्रसाद को बनाती हैं और 2 महीने में, अभी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी इसी साल में एक महिला ने, जबकि 100 टाइम निकालते हैं क्योंकि उसको घर का काम करना भी होता है, तो उसके बाद 2-3 घंटा जो उसके पास बचता है उस ड्यूरेशन में वो काम करने आती हैं जी। और एक महिला, आप विश्वास करोगे, एक महिला ने 2 महीने के अंदर 20 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये पर मंथ का लगा लो आप, अच्छा, मतलब मई और जून में 20 हज़ार रुपया एक महिला ने कमाया है। और इसके साथ साथ 2022 में बहुत बढ़िया काम होने पे इस महिला समूह की एक अध्यक्ष हैं गीता रावत जी, उनको राज्य पुरस्कार मिला है तीलू रौतेली का। अच्छा। और दूसरी बात कि हमारे उसमें जो केदारनाथ आपदा में 3 लोग गए थे, 3 में से 2, क्योंकि एक लड़का तो उनका पुलिस में भर्ती हो गया है, लेकिन दो औरतें महिलाएं ऐसी हैं जो विडोज हैं और वो हमारे साथ में स्वरोजगार का काम करती हैं आजीविका पे, और ये प्रसाद का काम करते हैं। एक हम बुरांस का जूस भी बनाते हैं यहाँ पे, माल्टे का जूस भी बनाते हैं। तो लगातार और सुकून मिलता है कि ऐसी महिलाओं को हम लोग प्रमोट करते हैं और यहाँ पे उनके लिए, क्योंकि मेरा काम उनको संसाधन जुटाना है और उनको मार्केट देना है, बाकी सारा काम वही करते हैं।
क्या बात राज जी, ये तो बहुत ही अच्छी पहल है और मेरे ख्याल से ऐसे कार्य हमारे पहाड़ों में होते रहने चाहिए। जी बिल्कुल। हम चुनाव की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जैसे विधायक का सबको पता है, जी। सांसद का पता है, सब चीज़ों का पता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रधान का वो है, क्योंकि कोई शहर में भी होते हैं, शहर में जो गाँव के या फिर जो हो गए वहाँ पर भी प्रधान का वो होता है जो उसमें नहीं आते नगर निगम या इसमें। तो जो गाँव में जो प्रधान है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, उसके चुनाव कैसे होते हैं, प्रधान होता क्या है, मतलब थोड़ा बताइए। अब प्रधान अभी क्या था कि प्रधान का जो पद है उस पद के लिए पहले तो कोई क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं होती थी जी। 2019 में उत्तराखंड सरकार ने एक प्रयोग शुरू किया और हो सकता है ये मतलब एक साक्षरता पे भी हो और एक जनसंख्या नियंत्रण पे भी ये मतलब जो हमारा जो पंचायत राज एक्ट बना है उस एक्ट के अंदर उन्होंने ये चीज़ रखी है कि पहले तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए थी, बच्चों की बाध्यता कुछ नहीं थी, लेकिन अभी क्या है कि मिनिमम 10वीं पास, उसमें जो व्यक्ति पुरुष में और महिला में 8वीं पास। अच्छा, मतलब ये है कि साक्षरता की दृष्टि से ये रखा हुआ है, न्यूनतम क्वालिफिकेशन है। दूसरा बच्चों की उसमें वो रखा हुआ है कि जिसके 25 जुलाई 2019 से 19 से पहले 3 बच्चे 4 बच्चे हैं वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जो 25 जुलाई 2019 के बाद जिसका अगर तीसरा बच्चा हो गया तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ये प्रावधान रखा हुआ है। अब मुझे ये बताइए कि जैसे जो प्रधान है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व होता है या फिर ये नॉन पॉलिटिकल होता है जो इसके वो होता है? नहीं, गांव का चुनाव है। गांव में एक गांव का एक ग्राम पंचायत होती है, लगभग उसमें 250 से 250 मिनिमम है, लेकिन 300 400 500 इतने वोटर होते हैं और 1000-1200 की जनसंख्या उस गांव की होती है जी। तो उसको एक ग्राम पंचायत बनाते हैं यहाँ पे। और ग्राम पंचायत में मतलब कोई प्रधान, वैसे प्रधान का जो पद है वो प्रशासनिक पद है जी। मतलब वो कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। ओके। पॉलिटिकल पार्टी उसको कोई सपोर्ट वगैरह या उसके सिंबल पे नहीं लड़ता है जी। क्योंकि वो इंडिपेंडेंट लड़ता है, इंडिपेंडेंट जीतता है। और प्रधान के लिए क्योंकि प्रधान और प्रधानमंत्री, प्रधान जो आज की डेट में है उसको अगर जो प्रधान बना है उसको अपनी शक्तियों का पता हो तो उसने अगर पंचायत राज एक्ट पढ़ा हो तो उसमें प्रधान को बहुत सारी शक्तियां दे रखी हैं। और दूसरा क्या है कि प्रधान को वित्त की पावर भी दे रही है। अच्छा। जबकि अन्य जो मेंबर होते हैं जैसे हमारा बीटीसी मेंबर है, चाहे जिला पंचायत का मेंबर है, चाहे विधायक है, सांसद है, इनको वित्तीय पावर नहीं होती है। प्रधान को वित्तीय पावर क्या हुई है? वित्तीय पावर जो मतलब पैसा, अच्छा, जो सरकारी धन होता है तो उसका एक संयुक्त खाता उसके सचिव, प्रधान के सचिव और प्रधान के हैंडल करते हैं दोनों। तो दोनों के साइन से जो भी विकास कार्य का पैसा है वो उनके साइन से निकाला जाता है। और जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे ना एक बजट निर्धारित होता है, जैसे एक विधायक के लिए होता है कि इतना बजट है, 5 करोड़ का बजट है, सांसद के लिए इतना बजट है, तो प्रधान के लिए भी कोई सरकार की तरफ से कोई बजट निर्धारित होता है? तो प्रधान के लिए भी सरकारी जो फंडिंग आती है उसमें क्या है कि राज्य वित्त का पैसा होता है और 14वां वित्त, 15वां वित्त, केंद्र वित्त, तो ये पैसा जो आता है लेकिन वो उसका फिक्स मानक नहीं होता है। फिक्स मानक इसलिए नहीं होता है कि ये मतलब गढ़वाल की जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति है वो अलग अलग है। कहीं पे 150 मतदाता के हिसाब से ग्राम पंचायत बनी है, कहीं पे 1200 के बनी है, कहीं पे ओबीसी, SC, ST, तो वो बजट डिवाइड होता है। लेकिन छोटी ग्राम पंचायतों को छोटा बजट होता है, बड़ी ग्राम पंचायतों को थोड़ा बढ़ा के होता है। मतलब वो उस पर निर्धारित होता है कि किस टाइप का गांव है, किस टाइप का क्षेत्र है और किस टाइप की जनसंख्या है वहाँ पर। जैसे कि जो उत्तराखंड है हमारा पहाड़, यहाँ की आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है उत्तराखंड को, हमारे पहाड़ को? 24 साल हमारे उत्तराखंड को बने हुए हो गए, लेकिन आज तक इस प्रदेश में यहाँ का भू कानून लागू नहीं हुआ है, जबकि होना चाहिए। क्योंकि अब बाहरी लोग आकर के हमारी भूमियों को उस पर मतलब होता है ओबियसली, जो मतलब बाहर अगर हम ओपनली रखते हैं तो वो कितने भी यहाँ पे नाली का हिसाब होता है। तो अभी क्या है, सरकार ने थोड़ा करा तो है कि मतलब लिमिटेशन की इतना ही खरीद पाएगा बाहर का, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये पूर्ण रूप से ये भू कानून बने। हमारे यहाँ पे हम लोग चावल नहीं खरीदते थे, हमारे यहाँ इतना धान होता था, यहीं उगाया जाता था। हम चावल बाज़ार से नहीं खरीदते थे, उसमें कंट्रोल की दुकानों में आता था, उसको भी नहीं खरीदते थे।
तो जिनके पास कम खेती है वो कर सकते थे, लेकिन जिसके पास ज़्यादा है तो वो नहीं खरीदता था। आज भी गेहूँ है, जैसे गेहूँ बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेन जो चीज़ होती है वो चकबंदी पे आके रुकती है। क्योंकि चकबंदी हो, आदमी के पास एक पूरा चेक हो, तो वो क्या होगा कि वो काम करेगा। दूसरा क्या है कि यहाँ पे मार्केट नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए मार्केटिंग मतलब सपोर्ट नहीं मिलता है। अभी मेरे यहाँ पे मैंने जब मैं प्रधान बना तो मत्स्य विभाग से आए, मत्स्य पालन के लोग आए, तो उन्होंने बताया कि ट्राउट फिश का तुम लोग यहाँ पे, तुम्हारे यहाँ पे पानी है, और हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया पानी है, पानी की कमी नहीं है। यहाँ से मतलब यहाँ से गुप्तकाशी तक पूरा जितने भी गांव हैं तो सब त्यूड़ी गांव के ऊपर से पानी जाता है, और फिर भी हमको पर्याप्त पानी है यहाँ पे। तो मैंने 2 लोगों को चयनित कराया, तो उसमें से एक व्यक्ति ने 4 तालाब बना रखे हैं, और भारत सरकार ने उसको बहुत बढ़िया फंडिंग भी करी है। क्योंकि मत्स्य पालन पे मुझे लगा काफ़ी हैवी सब्सिडी भी है, और हैवी सब्सिडी है उसमें। 1,20,000 तो आपको एक तालाब बनाने के लिए मिलता है। अच्छा। और 1 लाख उसमें क्या होता है, सीड और फीड दोनों चीज़ के लिए मिलता है। 1 लाख रुपये एक तालाब जो बनाएगा उसको 1,20,000 रुपये उसके लिए मिलता था उस समय जब फर्स्ट मैं प्रधान बना था। और 1 लाख रुपये सीड और फीड, बीज और उसका जो फीड दाना फूड के लिए, हाँ फूड के लिए मिलता है जी। तो 2,20,000 रुपये एक तालाब पे मिलता था। एक ने 4 बनाए तो उसको 8,80,000 मिला, एक ने 3 बनाए तो 6,60,000। आज बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और खुशी भी होती है कि जो भी आता है तो देखने आता है कि त्यूड़ी गाँव में मतलब क्या क्या है। तो हमने ये चीज़ यहाँ पे तैयार करी है कि आदमी यहाँ पे रह करके वो काम कर सकता है। ये तो प्रसाद भी बन रहा है और ऊपर से मत्स्य पालन भी हो रहा है। जी बिल्कुल। तो और क्या क्या योजनाएं मतलब आपके और उसमें योजनाएं तो मेरा जो विज़न है, मैं तो कई बार मैंने इस रोड के लिए इतना लड़ा हूँ कि अभी 2 साल पहले इसका शासनादेश हो रखा है कि ये रोड मेन हाईवे पे मिलेगी। जी। मेन हाईवे जाके 5 किलोमीटर का सैंक्शन हुआ है उत्तराखंड सरकार की ओर से। और दूसरा क्या है कि एक मेरे पास बहुत बड़ा खजाना हमारे पास है, और जिसको जो विलुप्त था। हमारे यहाँ पे एक ताल है, तालाब समझते हैं? हाँ ताल, तो ताल बोलते हैं, तालों के ताल है ना, तो ताल टाइप का है। और उसमें क्या हुआ कि हो सकता है पुराने वो मेरे जो हमारे पूर्वज हैं उनसे पहले पूरा तालाब ही था वो जी। तो कभी लैंडस्लाइड वगैरह आया होगा तो वो पूरा मलबे से भर गया था। अच्छा। उसको जब मैंने भारत सरकार की मनरेगा के तहत एक योजना आई तो उसमें मैंने उनको उन्होंने कहा यहाँ पे एक अमृत सरोवर बनना है, तो मेरे दिमाग में सीधे वही ताल आया, जगह वही, लोकेशन वही आई। और लोकेशन कैसी कि सड़क के पास में, आज जहाँ पे सड़क गई है उसी के बराबर में है। और जब मैंने उसको पूरा खोदना शुरू किया जी, तो उसके अंदर कम से कम 12 से और 15 स्रोत हैं पानी के, उसी के नेचुरल स्रोत। अच्छा, अंडरग्राउंड से? अंडरग्राउंड से पानी के अंदर से। जैसे ही हमने उसको खोदा तो नीचे से पानी ऊपर आया। और बाकी गांव के अंदर में हमने हमारे यहाँ पे बलभद्र भगवान जी का मंदिर है, हमारा जो ग्राम देवता है बलभद्र जी का, बलराम जी मतलब बलभद्र मतलब कृष्ण के दाऊ भैया जी, बलराम जी का मंदिर है और विष्णु स्वरूप में है। एक मेला भी हमारे यहाँ पे लगता है जो कि जाग देवता यहाँ पे पास में है। जाग देवता का मेला होने के दूसरे दिन बाद त्यूड़ी में भी एक मेला लगता है। एक तो वहाँ होता है जाग हाँ देवता जी, के मंदिर और में। दूसरा मेला यहाँ पे होता है उसके बाद। और एक हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे जो परंपरा है कि जन्माष्टमी जो आती है ना जी, तो यहाँ पे गांव के लोग स्वेच्छा से यहाँ से केदारनाथ नंगे पाँव जाएंगे। अच्छा। और पीठ में वो टोकरी लेके जाते हैं, हाँ। उस वहाँ से ब्रह्म कमल लेकर के नंगे पाँव, अच्छा, और जन्माष्टमी के दिन यहाँ पहुँचाते हैं। पूरे रात भर जागरण होता है और ये परंपरा पहले से चली आ रही है पूरी गढ़वाली लैंग्वेज में। तो जैसे जागर जुगर जो हमारे पहाड़ों में हाँ काफ़ी जी, होते हैं ना, जी। तो कुछ 1-2 लाइन आप जागर की कोई सुना दो हमारी गढ़वाली में ही कुछ। अब कभी आप सुनते हो? मैं तो सुनता रहता हूँ। हाँ। जैसे वो बोलते हैं जैसे देवताओं को कि भाई देवी होली रत्न चढ़ाली और देवो होलो तो पूजा बैठो, मतलब देवी होगी तो रथ में चढ़ेगी। अच्छा। और देवता देवो हाँ, मतलब मेल होगा, हाँ, देवता होगा, हाँ देवता होगा तो वो पूजा में संतुष्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से वो जागर में है। फिर कई चीज़ें हैं उसमें, तो ये परंपराएं हमारे यहाँ है अभी जी। तो और गढ़वाली गीत सुनते हो आप? गढ़वाली गीत सुनते रहते हैं कभी कभार। कौन सा है आपका गीत जो ज़्यादातर आप गाड़ी में लगाते हो या सुनते रहते हो? मेरा तो गढ़वाली गीतों
मैं अब गाने के क्षेत्र में तो हम लोग गए नहीं हैं, नहीं लेकिन सुनते तो होगे सुनते रहते हैं। तो मैं नरेंद्र सिंह नेगी जी के ही ज़्यादातर वो गीत सुनता रहता हूँ। और नरेंद्र सिंह नेगी जो कि गणरत्न हैं, तो उनके गीतों में जो सार है, जो मतलब आत्मीयता, जो मन से दिल से, जैसे कभी हिंदी गानों में मोहम्मद रफ़ी और इन लोगों का चलता, जैसे सुनता हूँ। तो आप बताइए रावत जी मुझे कि अब जैसे कि समय भी हो चला है और हम धीरे धीरे अब अंत की ओर भी बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा मुझे अपना व्यक्तिगत तौर पे बताइए कि आप किस प्रकार के आप इंसान हैं, थोड़ा बताइए। हाँ, व्यक्तिगत तौर पे तो सुभाष रावत ऐसा, मतलब मैं जब मैं अपना स्कूली जीवन था, उस जीवन से उबर कर कि मतलब एक सामान्य परिवार, सिंगल इकलौता पिताजी क्या करते थे? पिताजी मेरे घर ही में रहते थे। एक छोटी सी दुकान हमारी ब्यूंगाड़ में हुआ करती थी चाय की। अच्छा। तो वहाँ से फिर अपना जीवन मैंने शुरू किया है। तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद मैं इस फील्ड में चला गया कि तो शिक्षा कहाँ तक की आपने ग्रहण? शिक्षा मैंने 10+2 करके कुछ एक दो साल मैंने बीए में अगस्तनी में रहा, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया क्योंकि उस समय की मांग ही हुई थी कि मुझे कुछ करना है। जी। तो मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी गया, तो फिर मैं कुछ करने की सोच रहा था। तो एक दिमाग में आया कि टूरिज़्म के क्षेत्र में चले जाऊँ। तो टूरिज़्म के क्षेत्र में मैंने 10 साल, एक बॉम्बे की कंपनी थी, उसमें मैंने एज ए टूर मैनेजर, टूर गाइड जो होता है, उसमें मैंने काम किया है। अच्छा। तो मैं पूरे उत्तराखंड के 4 धाम और जम्मू कश्मीर में अमरनाथ, वैष्णो देवी, नेपाल, काठमांडू, ये प्रयागराज वगैरह सब, अयोध्या, सब किया मैंने उस दौर में। जी। तो उसी के ड्यूरेशन में शादी भी हुई, तो फिर जिम्मेदारियां बढ़ गई। तो मैं मतलब अब शादी कौन से साल में हुई आपकी? 2007 में शादी हुई। 2007 में शादी हुई। तो 2011 तक मैं टूरिज़्म लाइन में था, 11 में मैंने छोड़ दिया था। तो 11 में छोड़ने के बाद मुझे मतलब यहाँ पे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो करने के साथ मैं गौरीकुंड में गया। अच्छा। तो गौरीकुंड में मैंने कुछ घोड़े भी रखे। अच्छा, घोड़े भी रखे? बिल्कुल, गौरीकुंड में जाकर के मैं घोड़े भी रख दिए केदारनाथ के लिए? केदारनाथ के लिए। और वहाँ पे एक बार डोली की यूनियन हुआ करती, तो उसमें भी मैं था। तो धीरे धीरे वो भी करते रहे। 2013 में आपदा आ गई, तो फिर थोड़ा सा बैक हो गए। तो फिर उसके बाद फिर 2017, 17, 18 ऐसा चलता रहा। 18 में फिर वो प्रसाद का कार्यक्रम शुरू किया, तो उसमें भी ऐसा है कि उसमें भी रुचि आने लगी। जी। तो 2019 में गांव में मैं सोशल काम तो करता रहता था लोगों के। तो फिर लोगों ने कहा भाई प्रधान के लिए लड़िए, क्योंकि यहाँ पे सीट, अब लोगों की इच्छा तो क्षेत्र के लोगों की थी कि जिला पंचायत लड़े, क्षेत्र पंचायत लड़े, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि वो रिजर्वेशन का आ जाता है। अच्छा। कभी महिला है, कभी पुरुष है। तो फिर मैं प्रधान का चुनाव लड़ा, तो प्रधान का चुनाव जीत गया। तो जीतने के बाद फिर दिमाग में आया कि कुछ ना कुछ तो एक स्टेबल अपना कुछ काम धंधा करें। जी। तो मेरे साथ में फिर रजनीश सेमवाल है लड़का, हमारा ही भतीजा है। जी। तो वो आया, तो उसने कहा चाचा ऐसा करते हैं, मैं भी इस फील्ड में, मुझे भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लोगों ने मतलब कुछ करके इसको स्टेबल किया है। और अपना प्रधान का कार्यकाल भी चला रहा हूँ, और ये अपना छोटा सा एक रिजॉर्ट भी तैयार किया है गाँव में। और गांव के लोगों को मतलब यहाँ पे जब मैंने ये शुरू किया था 2020 में, और उसके बाद सीधे कोविड आ गया था, तो वहाँ से मुझे रिकवर करने में काफ़ी टाइम लगा। लेकिन ये जो मैंने स्टार्ट अपने गांव के अंदर कराया, तो उसके बाद लोगों ने होम स्टे बनाने यहाँ पे शुरू कर दिया। हाँ, मतलब होता है किसी क्षेत्र में अगर कुछ खुलता है तो फिर धीरे धीरे वहाँ के लोगों को भरोसा आता है कि लोगों को एक सीख मिली। जब हमारे यहाँ पे यात्री आया, हम लोग यहाँ पे मतलब इसको चलाने लग गए, तो धीरे धीरे लोगों ने इससे आगे जा कर के आप देखेंगे 3, 4, 5 होम स्टे बना दिए हैं, बशर्ते उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उसका रजिस्टर करने थे। तो मैं उनको भी सपोर्ट करता हूँ कि भाई आप लोग रजिस्टर्ड करिए इसको और चलाइए, और जितना हमसे हो सकेगा हम भी आपकी मदद करेंगे। और तीर्थ यात्री को हम गांव में लेके आएंगे, और गांव में जब तीर्थ यात्री आएगा तो कुछ ना कुछ मैसेज जाएगा। तो मैं मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं मतलब इस गांव के अंदर जो टूरिज़्म का और तीर्थ यात्रियों का आना, बाहर के लोगों का आना, वो कभी अगर
कोई अगर इस बात को कहे जी। तो वो मुझे गर्व होगा कि वो कहेंगे कि सुभाष रावत एक ऐसा था कि वो यहाँ पे इस बिजनेस को लेके आया पर्यटन का। तो मतलब एक शुरुआत हाँ, की ज़रूरत शुरुआत, होती है हर जहाँ भी मतलब विकास कार्य वहाँ पर पहले शुरुआत और पहल होती है। तो चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। मतलब बहुत अच्छा रहा और काफ़ी चीज़ों से आपने व्यक्तिगत कराया। तो जो हमारा ये स्पेशल सीरीज़ है कि उत्तराखंड मेरी देवभूमि में, जी। तो उसमें मतलब आपने बहुत अच्छे से हमें ये बताया और बताया कि आप उत्तराखंड देवभूमि में कैसे कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे हम अलग अलग लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल, और अलग अलग क्षेत्र से और उनके बारे में जानकर मतलब एक तरीके से इंस्पायर कर रहे हैं और लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत बढ़िया। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रसाद भी ये मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द करें। ये आपके लिए स्पेशली जी जी हमारी तरफ से गिफ्ट है। जी जी। और आप अपने घर में जाइए, घर में अपने जानने वाले लोगों को, अपने परिवार को इसको मतलब आप अपने हिसाब से इसको प्रमोट कराइए। जी जी। और हम चाहते हैं कि और जगह भी ऐसा ही चलता रहे। अभी हमारा यहाँ पे और तुंगनाथ जी में चल रहा है। जी जी। बहुत दो जगह हम तुंगनाथ जी और केदारनाथ जी में चला रहे हैं इसको, और बहुत अच्छे से चल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।